वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक में हमने लास्ट लेक्चर में भी यहाँ पर 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपका डाउट क्या है या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, उसका आंसर हम अगले लेक्चर में कर देंगे, नो डाउट। अब बात करते हैं इस लेक्चर में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए ये 7 क्वेश्चन हैं। ये ही 7 क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में क्या है, कैसे हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर इन क्वेश्चनों को पहले रीड कर लेते हैं, देन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक्सप्लेन कीजिए लेकिन डायग्राम के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो हमने थ्योरिकली एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन के साथ। लेकिन कमेंट सेक्शन में किसी बंदे ने बोला है कि भाई हमें डायग्राम के साथ समझाओ, हमें डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो इस लेक्चर में हम उसको डायग्राम के साथ अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं है। अगला हमारे पास 6 क्वेश्चन है यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको भी बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज में रखना चाहिए कि एक फाइल होती है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉनिटर क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको बिल्कुल भी यहाँ पर लाइटली नहीं लिया था या डिस्कस बहुत ही अच्छे से नहीं किया था, इसलिए आज इस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर का भी ये फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन इसको अगेन इस लेक्चर में लाएं क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट कंप्यूटर बेसिक को सीखने के लिए आता है तो उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, या वो कंप्यूटर फील्ड में इंटर करता है तो एटलीस्ट उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बढ़िया से आपके लिए प्रिपेयर की गई है। इस डेफिनेशन को थोड़ा रीड कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। ठीक है, यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर और टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल, प्ले गेम्स और ब्राउज द वेब। You can also use it to edit or create spreadsheet, presentation and even videos। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल किसी इंफॉर्मेशन को आप एडिट करना चाहते हो कर सकते हो, उसके साथ कुछ और ऐड करना चाहते हो, उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मतलब कुछ भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ अगर करना चाहते हो तो आज के टाइम पे कंप्यूटर के अंदर आप कर सकते हो। और कंप्यूटर क्या आता है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो भी डेटा है, मान लीजिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं या कुछ वीडियोस हैं, उनको अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो कंप्यूटर बढ़िया से उसको स्टोर करेगा। एक और चीज़ है यहाँ पर रिट्राइव कर सकते हो आप किसी भी डेटा को और प्रोसेस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने कुछ किसी इनपुट डिवाइस के साथ कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि ये काम करो। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली उसको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं करता, वो उसके साथ कुछ प्रोसेस करता है। मान लीजिए आपने लिखा 2+2। अब ये ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा कि 2+2 क्या होता है। अब उसका रिजल्ट आपको कुछ माइनर सेकंड में आपके आउटपुट स्क्रीन या डिस्प्ले पर या मॉनिटर पर शो हो जाता है। तो आपको लगता है फट से आ गया, नहीं फट से नहीं है। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हर इनपुट जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो, जो भी इनपुट देते हो उसके साथ होता ही होता है। 100% हर एक चीज़ प्रोसेस होने के बाद ही आपको किसी आउटपुट डिवाइस के साथ रिजल्ट के साथ शो होती है। ठीक है, और आप यहाँ पर कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हो। मान लीजिए कि जैसे हमने ये डाटा लिखा है, ठीक है, तो इस डेटा को हमने टाइप किया होगा तो ये कंप्यूटर पे किया है। आप किसी को मेल भेज सकते हो, मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड को मेल भेजना है, आप भेज सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप अपने सीनियर को कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेल भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। और यहाँ पर आप कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल पीसी में गेम्स खेलते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मॉनिटर स्क्रीन का यूज़ करके अच्छे से गेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं है, आप बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर गेम खेल सकते हो। ब्राउज द वेब मतलब आप इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर में किसी भी वेब ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते, किसी भी इंफॉर्मेशन को वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पर आप कर सकते हो किसी भी स्प्रेडशीट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें अगर कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है तो वो काम भी कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर आती है प्रेजेंटेशन की। अगर मान लीजिए अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपने कुछ वर्क बनाया या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया आपके स्कूल से रिलेटेड जो आपको दिया गया था, तो अब आपको उसको किसी प्रिंसिपल को या किसी भी सीनियर सर को शो करना है। तो शो करने से पहले उस प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। डायरेक्टली आप किसी प्रोजेक्ट को शो नहीं कर सकते या समझा नहीं सकते, ठीक है, तो उसका एक प्रेजेंटेशन रूप बनाया जाता है, एक प्रारूप बनाया जाता है, ठीक है। वो प्रारूप भी आप कंप्यूटर पे बना सकते हो। जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जो कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसको उसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है वो आप कंपनी को दिखाना है या शो करना है अपने क्लाइंट को, या जैसे मल्टीपल शेयर होल्डर होते हैं उनको दिखाना है, तो वो क्या करता है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसको नहीं दिखाता, वो प्रेजेंटेशन बनाता है और उसको बढ़िया से शो करता है। तो एक कलरफुल लाइट एक फाइल होती है जिसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स मेंशन रहती है और आपका प्रोजेक्ट किस बेस पे है, जो नीडेड है, क्या काम करेगा फ्यूचर में, वो सारी मेंशन डिटेल रहती है। इवन यहाँ पर वीडियोस को भी आप देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर में अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को थोड़ा रीड कर लेते हैं देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब कंप्यूटर के साथ जो जो कनेक्टेड है उनके कुछ के यहाँ पर नाम मेंशन किए गए, बाकी आप गूगल कर सकते हो या हमारे लास्ट लेक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर मेंशन है मॉनिटर, सीडी ड्राइव, माउस पैड, स्पीकर, फ्लॉपी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन्स, कीबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोफोन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के भाग हैं। अब ये भी हो सकता है कुछ इंटरनल है, कुछ बाहर से कनेक्टेड होता है, जैसे प्रिंटर होता है वो बाहर से रखता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं रहता। हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर के अंदर बैठ सकती है, तो ये कुछ अंदर बैठ जाते हैं, कुछ बाहर बैठते हैं। इसमें कुछ इनपुट डिवाइस होंगे, कुछ आउटपुट डिवाइस होंगे। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है ये अगर आपको जानना है तो लास्ट लेक्चर में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, मतलब ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने जस्ट आपसे कहा था कि कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली किसी भी चीज़ का आपको आउटपुट नहीं देता। जब आप कंप्यूटर को किसी न किसी इनपुट डिवाइस के साथ इनपुट देता हो ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके साथ कुछ न कुछ प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने लिखा 2+2, ठीक है। अब 2+2 का मीनिंग कंप्यूटर अपनी भाषा में खोजेगा कि 2+2 का रिजल्ट क्या देना चाहिए, ठीक है। अब वो 2-2 का भी आपको दे सकता है, लेकिन नहीं, वो 2+2 का रिजल्ट खोजेगा कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, परफेक्ट, और वही आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा या आउटपुट डिवाइस के साथ आपको दिखाई देगा या रिजल्ट शो होगा। तो ये होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। इसको डायग्राम में भी आप समझ सकते हो। देखिए डायग्राम में है कि जब आप एक इनपुट देते हो ना, तो कंप्यूटर उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है। ये जो प्रोसेस लिखा ना, ये कंप्यूटर की अपनी प्रोसेस है। देन आपको आउटपुट डिवाइस के साथ बढ़िया से रिजल्ट शो करता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, एंड द आउटपुट ऑब्टेनेड आफ्टर प्रोसेसिंग इट। मतलब जो कंप्यूटर में आप कुछ इनपुट देता हो ना, वो क्या इनपुट है, डेटा है। कुछ ना कुछ दोगे, मान लीजिए कुछ इमेज आपने शेयर की, कुछ वॉइस के साथ जानकारी दी, या कुछ अपने टेक्स्ट लिखा है, या कुछ कैलकुलेशन के कुछ नंबर टाइप किया, ठीक है, 2+2, तो वो क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में कंप्यूटर की भाषा में या डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, डेटा होता है। तो वो क्या है, कंप्यूटर के लिए एक डेटा है। और आउटपुट जो होता है ना, वो प्रोसेसिंग के बाद ही आपको मिलता है। यहाँ क्लियरली लिखा है आफ्टर प्रोसेसिंग इट, मतलब प्रोसेस होने के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। बेस्ड ऑन यूजर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे द्वारा जो भी दिया जाता है वो हमारे बेस पे एक इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी हम देते हैं, मान लीजिए 2+2, तो वो क्या है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ चीज़ें शामिल होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब आप कुछ जानकारी जैसे टेक्स्ट में दे सकते हो, कुछ नंबर्स में दे सकते हो, कुछ फिगर मतलब कुछ इमेजेस में दे सकते हो। मान लीजिए कि कुछ इमेज आपने अपलोड की और गूगल पे सर्च किया, जैसे आजकल गूगल पे आता है ना कि फोटो को सर्च करो, तो वो बहुत ही बढ़िया से आप यहाँ पर कर सकते हो। आगे लिखा है विच कैन बी प्रोसेस यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन टू बी ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन और कॉल्ड डेटा। अब इसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं। इसको आगे समझते हैं। आगे यहाँ पर डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया से आपके लिए लिखी है, तो उसको रीड करके समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको रीड नहीं करता, डेफिनेशन को डायरेक्टली आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन आप रीड कर लेना।
अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्चुअल में कंप्यूटर में वो ऑपरेशन होते हैं जिसमें मैथ्स की कैलकुलेशन भरी हुई होती है। मतलब मैथ्स से रिलेटेड जितने भी आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि 2+2 मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इनटू करना है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आती है। मतलब अगर आप बोल दोगे कि माय नेम इज अजय पाटीदार, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, इसमें मैथ्स कैलकुलेशन कहाँ है। तो मैथ्स कैलकुलेशन या मैथ्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज कैलकुलेशन होती है वो सभी किसके अंतर्गत आती है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, सेकंड को समझते हैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर पूरा भरा हुआ है कंपैरिजन। अगर मान लीजिए कि आप एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हो तो वो आएगा लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर। अगर मान लीजिए कि आप 2 > 3 कर रहे हो, मतलब आप 2 और 3 में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या माइनस इक्वल टू, प्लस माइनस, नॉट इक्वल टू, जैसे भी अगर आप चाहो कंप्यूटर में जितने तरीके से भी अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से या किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अगर कंपेयर कर रहे हो तो वो कंपैरिजन जितने भी होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर लिखी गई है इनपुट यूनिट क्या होती है। इनपुट यूनिट को आप नॉर्मली ये समझ सकते हो कि जैसे आप इनपुट किसी भी इनपुट डिवाइस के साथ देते हो वो सारी यूनिट्स में काउंट होती है। मान लीजिए कि मैंने एक इनपुट दिया, कुछ इंटर किया, मान लीजिए ए इंटर किया, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के लिए एक यूनिट है ए। सेकंड मैंने इनपुट दिया जे दिया, ठीक है, तो वो जे कंप्यूटर के लिए एक यूनिट हो गया। ऐसा मैंने ए जे भाई लिख दिया, अजय लिख दिया, तो ये 4 यूनिट हो गई किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ऐसे आप समझ सकते हो। तो जितने भी इनपुट डिवाइस के साथ आप कुछ भी अगर इनपुट दे रहे हो वो सारी क्या है, कंप्यूटर के लिए इनपुट यूनिट्स हैं। ठीक है, अब इसको और समझ लेते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, जो इनपुट डिवाइस है उनका नाम लिखे हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस सेम एज इट इज, इसका उल्टा हो जाएगा कि कंप्यूटर से कनेक्टेड या कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किए गए जितनी भी यूनिट्स होती है या जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आउटपुट डिवाइस, जिनके साथ कंप्यूटर आपको आउटपुट शो कर रहा है, जैसे आपका मॉनिटर होता है, जैसे आपका प्रिंटर होता है, जैसे आपका माइक्रोफोन होता है, जिसके साथ भी वो आउटपुट आपको दे रहा है, वो सारी क्या है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पर क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जैसे यहाँ पर नॉर्मली एक शब्द लिखा है, ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। मतलब कंप्यूटर की जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी यूनिट्स होते हैं, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ पर और एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें दोनों ऑपरेशन आ जाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी आ जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेशन भी आ जाएंगे। ये दोनों का अगर आप शामिल कर दोगे, मतलब दोनों को मिक्स कर दोगे एक जगह पर, तो वो क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला है यहाँ पर मेमोरी। मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में, मेमोरी जैसे आप मान लीजिए कि आपने कुछ कहीं घूमने गए और कुछ फोटोज क्लिक किया, अब वो ज़्यादा टाइम तक आप अपने मोबाइल में उस फोटोज़ को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल की जो मेमोरी होती है ना वो कम होती है। मान लीजिए 8 GB है, 10 GB है, 15 GB है, आजकल ज़्यादा भी आने लग गई 256 GB तक भी, लेकिन नॉर्मली हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कम है। अब कम है तो आप उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है साइज में, आप इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ कहने की है। इसमें आप कैसे स्टोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ऑल इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन डेटा आइटम्स एंड द प्रोसेस स्टोरेड इन द मेमोरी। ठीक है, अब ये मेमोरी में भी 2 भाग बना दिए उन्होंने, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना वो अगर आप स्पीड के लिए काम करोगे, मान लीजिए कि आपको स्पीडली किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट करना है, तो आप प्राइमरी मेमोरी के साथ कर सकते हो। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीडली वर्क करती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज रखना है, मतलब ज़्यादा टाइम तक डेटा स्टोर रखना है, मान लीजिए कि आपने आज कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, कहीं घूमने गए और 10 साल बाद आपको देखने का मन हुआ, और अगर आपकी फ़ोटोज़ सेकेंडरी मेमोरी में है तो आपको 10 साल बाद में मिल जाएगी, सेफ जोन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में रख दिया हुआ था तो वो क्या होता है, मोबाइल के साथ डायरेक्टली या आपके मोबाइल का जो CPU है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर में अगर कुछ भी सिस्टम एरर आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी को पूरा डिलीट कर देता है। अब अगर डिलीट हो गया तो आपकी फ़ोटोज़ जहाँ घूमने गए तो वो सब एरर हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब ना हो या आपका जो डेटा है वो सेफ रहे, इसके लिए आपका जो भी डेटा है उसको हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में रखें। ये साइज़ में भी बड़ी होती है, नो डाउट थोड़ी स्पीड कम होती है प्राइमरी की तुलना में, लेकिन स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टर हैं आज के टाइम पे। ठीक है, आज के टाइम पे कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही आज के टेक्निकल से लेस है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आज के कंप्यूटर में क्या क्या हमें कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो पहली सबसे अच्छी चीज स्पीड। अब जब कंप्यूटर बनाया गया तो पहला काम ही यही था इंसानों का उसको बनाने का कि हमें काम करने में स्पीड मिले। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर 10,000 कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, या 10,000 लोगों का कुछ डेटा है जिसकी कैलकुलेशन करना है, कुछ भी माइनस प्लस जो भी हो सकता है समय के हिसाब से। लेकिन अगर वो कोई इंसान करने बैठेगा, अब 10,000 लोग हैं तो टाइम लगेगा, मान लीजिए 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर वही काम कंप्यूटर को दे दिया जाए तो जितना टाइम आपको टाइप करने में लगेगा उतने ही टाइम में कंप्यूटर आपको रिजल्ट भी दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात? इतनी स्पीड है कंप्यूटर की, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ या एक सेकंड में वो कवर करके आपको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करके रिजल्ट दे देगा। इसीलिए कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि इंसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीडली ये वर्क करता है। अगला है यहाँ पर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं जिनको आपने कुछ काम दिया है, ठीक है। अब वो 10,000 लोग अलग अलग काम जब करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब वो 10,000 लोग कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं डैमेज होगा, खराब होगा। लेकिन अगर वही 10,000 लोगों की जगह मान लीजिए 10,000 कंप्यूटर रख दिए जाए या एक कंप्यूटर पे रख दिया जाए, तो जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे ना उसी के हिसाब से 100% सेम एज इट इज जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट है या रिजल्ट है सेम एज इट इज आपको देगा। मतलब उसकी जो सही होने की एक्यूरेसी है ना, प्रायिकता सबसे ज्यादा, इंसानों की तुलना में तो कई गुना ज्यादा, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। और यहाँ पर रिलायबिलिटी इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हो, अब आपने कुछ काम यहाँ पर कंप्यूटर के साथ नहीं किए, इंसानों को दे दिया। अब इंसानों को एक काम दे दिया, ठीक है, आज कर लिया, कल दे दिया और कर लेगा। अब ये काम मान लो जो सेम काम उसको 1 साल के लिए दे दो, 10 साल के लिए दे दो, वो एक टाइम बाद बोर हो जाता है, ठीक है। अब बोर हो जाता है तो वो एक टाइम बाद कहीं ना कहीं या तो गलती करेगा या टाइम उसका डिले होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इससे बचने के लिए अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे तो कंप्यूटर को अगर सेम इंस्ट्रक्शन पर डे या पर सेकंड, हर सेकंड में भी सेम काम दोगे या सेम टास्क दोगे, तभी कंप्यूटर बोर नहीं होगा। और आपको जितने सेकंड में पहले रिजल्ट दे रहा था बिना इमोशन के, बिना सोचे विचारे, कंप्यूटर में ऐसे भी दिमाग तो होता नहीं, वो सोचेगा क्या, ठीक है। तो वो कुछ सेकंड जो पहले टाइम कंज्यूम कर रहा था उतने ही टाइम में अगला रिजल्ट भी आपको शो करेगा, मतलब टाइम में भी कोई वो अंतर नहीं आएगा। और जो बोरियत इंसानों को लगती है सेम काम करने में, वो वाला मैटर यहाँ कंप्यूटर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर वर्सेटाइल। यहाँ पर वर्सेटाइल में आप ये समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि कोई भारी भरकम कैलकुलेशन है, जिसको हम मैथ्स में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अब जो बहुत ही कठिन कैलकुलेशन होती है ना, वो अगर किसी ह्यूमन को कैलकुलेट करने के लिए दे दोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, या वो ये बोल देगा कि मुझे 2 दिन दो, 4 दिन दो, 1 दिन दो, जो भी कैलकुलेशन की जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में टाइम कंज्यूमिंग की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है। मतलब आपने कुछ इनपुट दिया, कुछ माइनर सेकंड या बहुत ज़्यादा, अगर बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कैलकुलेशन है, तो उसमें मान लीजिए कि कुछ सेकंड या ज़्यादा ही अगर डेटा है तो कुछ मिनट तक का टाइम लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कंप्यूटर ने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। तो वो जितना टाइम प्रोसेस करता है ना, उतना टाइम में तो इंसान सोचता ही है कि मैं कब करूँगा, कैसे करूँगा, इतना सोचेगा तब तक तो कंप्यूटर उसका आंसर भी दे देगा। अगला कंप्यूटर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ही बढ़िया से। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि आप कहीं घूमने गए और आपके मोबाइल का स्टोरेज कम है और वहाँ की जो फोटोज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ अच्छा मूवमेंट है जहाँ पर आपने पिक्स क्लिक किए थे, और वो फोटोज़ आप चाहते हो कि डिलीट ना हो, तो एक तो मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होती है उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब डैमेज हो जाए, कब उसमें डेटा क्रैश हो जाए। तो आप वहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हो। अब एक्सटर्नल मेमोरी भी साइज वाइज इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है, एक टाइम बाद वो भी फुल हो जाती है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी की स्पेस होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। कंप्यूटर में नॉर्मली जो स्टोरेज का जो डिवाइस लगाया जाता है, जैसे मान लो कि अलग से आप कोई एसएसडी कार्ड इंसर्ट करवा रहे हो या कोई हार्ड डिस्क का अपनी बढ़वा रहे हो, तो वो उसका जो साइज होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जैसे 500 GB, 1000 GB, 2000 GB। और मोबाइल का कितना होता है,
64 GB, 100 GB, आजकल आ गया 256 GB, बस इनफ हो गया। अब 256 GB और कंप्यूटर का 500 से तो स्टार्ट होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ चुके होंगे, सभी को हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर यूज करने के फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। तो मैं बेनिफिट तो टोटली बताऊंगा तो समय खत्म हो जाएगा आपका सुनते सुनते, लेकिन नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में आज के टाइम पे आप हर एक वो काम कर सकते हो जो नॉर्मली एक इंसान कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करना हो, वो आप कर सकते हो। अगर किसी इंसान को आपने कोई कैलकुलेशन करने के लिए दिया है तो हो सकता है कि वो गलती करे, लेकिन कंप्यूटर में 1%, मतलब मैं बोलूँगा कि चांस ही नहीं है गलत करने का। कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी है, सेम एज इट इज रिजल्ट आपको देगा जो रिक्वायर्ड है या जो आपने इनपुट दिया उसके हिसाब से। ठीक है, आपका जो टाइम कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है कि मान लीजिए 100 कैलकुलेशन है जिसको वो काउंट या कैलकुलेट करने में मान लीजिए कि 1 घंटा लगा रहा है, जो कंप्यूटर है वो कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड में ही आपका कंप्यूटर काम कर देगा। मतलब यहाँ पर आपका जो टाइम वैल्यू है वो बहुत इंक्रीज होगा, आपका टाइम जो कंज्यूमिंग पहले हो रहा था वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे आप एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ना है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहे हो, सेम एज इट इज़ आपको कल को कुछ मैथ्स के डाउट हैं तो आप मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो गूगल पे सर्च कर लो कंप्यूटर में बढ़िया से। अब यहाँ कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे मोबाइल में छोटी स्क्रीन होती है ना, तो वहाँ देखने में ठीक नहीं लगता है या थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। कंप्यूटर में क्या होता है, स्क्रीन भी ठीक ठाक होती है और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन सर्च कर रहे हो गूगल पे, 100% उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो, अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। और कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, गाने सुनना चाहते हो गाने सुन लो, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है वो कर सकते हो, आपका कोई ऑनलाइन रिजल्ट आया उसको आप देख सकते हो, उसका प्रिंट, अगर आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंट भी निकाल सकते हो प्रिंटर के साथ। ठीक है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। आपको कुछ डेटा किसी को शेयर करना हो व्हाट्सएप पे या मेल पे तो वो भी आप कर सकते हो। किसी क्लाइंट के साथ अगर आपको जूम मीटिंग पे वीडियो कॉल करना है, किसी को कुछ प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, वो जूम पे आप कर सकते हो। इससे बहुत अनगिनत काम है जो आप कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो, इसलिए आपको कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए। इसलिए कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कि आप कुछ एप्स डेवलप करना चाहते हो, कुछ गेम वगैरह बनाना चाहते हो, या किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके या सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो। मान लीजिए कि आपका टास्क है कि मुझे मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाना है, तो आप उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन, करियर गाइडेंस या जो भी नॉलेज या जो भी चैप्टर्स या जो भी सिलेबस है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि आपको नॉर्मली समझ में आ चुका हुआ है कि कंप्यूटर का यूज़ क्यों करना चाहिए या कंप्यूटर को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है और इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को पहले जान लिया था, लेकिन और एक बार रीड कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन तो अभी जस्ट हम ऊपर रीड करके हैं। इसमें समझते हैं कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को पहले समझते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर के वह भाग हार्डवेयर कहलाते हैं जिसको हम कंप्यूटर के अंदर फिजिकली छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकली छूना मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है उसको हम छू सकते हैं, माउस है उसको छू सकते हैं, प्रिंटर है उसको छू सकते हैं, मतलब बाहरी जितने भी भाग है जिनको हम फिजिकली हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। ठीक है, अब सेकंड है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, इसको आप आराम से समझते हैं। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर ही है उसका नाम, तो उसको सॉफ्टवेयर ही बोलना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डिवाइडेड 3 इंटू पार्ट्स हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर 3 भाग में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और बायस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम को चलाने वाले जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या हो जाएंगे, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, जो भी आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे यही है। विंडोज़ होगा या तो आपके सिस्टम में डला होगा, या लिनक्स होगा, या उबंटू होगा, या मैक ओएस होगा। ठीक है, एप्पल की कंपनी है तो मैक ओएस होगा, अदरवाइज आपके विंडोज़, लिनक्स और उबंटू यही मिलेंगे।
लैंग्वेज प्रोसेसर को यहाँ पर इन्होंने अलग से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। अब ये चीजें क्या होती है, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, मान लीजिए कि एक कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर क्या करता है, किसी भी चीज को कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती और मुझे हिंदी नहीं आती, ठीक है। अब मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे, एक दोस्त को लाए, वो दोस्त क्या करेगा, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाएगा कि एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, या मेरे बोलने का मतलब क्या है। सेम एज इट इज कंप्यूटर के अंदर काम करता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है। अब ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी इंग्लिश तो नहीं है, नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। जैसे कि आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में अगर जीवन में कभी सुना है, ये सुनोगे, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में जाना तो 100% सुनोगे। तो वहां पर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उनके नाम है जैसे C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ह्यूमन के द्वारा लिखी गई है और इसको कंप्यूटर में लिखने का काम भी कौन करता है, ह्यूमन। अब जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने पाइथन में कुछ कोड लिखा, अब वो कोड कंप्यूटर या जो हमारी कंप्यूटर मशीन है उसको समझ में नहीं आता, वो उसको रीड ही नहीं कर पाता। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ना, ये क्या करता है, जो हम लिखते हैं पाइथन में कोड, उसको कन्वर्ट करता है किस में, 0-1 में। क्योंकि मशीन को या कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ 0-1 को जानता है, उसके अलावा ना पाइथन को जानता है, ना जावा को जानता है, ना सी को जानता है, ना C++ को जानेगा, ना HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो बिल्कुल नहीं जानता। वो सिर्फ 0 और 1 को जानता है। तो जो ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जीवन में कभी भी कंप्यूटर डेवलपमेंट में या कहीं भी डेवलप करने वाले जितने भी हमारे क्राइटेरिया हैं, जैसे गेम्स डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, या मशीन लर्निंग सीखेंगे, या आगे चलकर AI में जाएंगे, तो वहां तक जाने के लिए जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम रीड करते हैं ना, वो कंप्यूटर के समझ में नहीं आता, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए लिखी गई है। अब वो हम तो समझ जाएंगे और हम लिख भी देंगे, जो चीज़ हमें समझ में आएगी वो लिख भी देंगे। अब लिख देंगे कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर की तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ना, ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, 0-1 में, और फिर कंप्यूटर को समझाएगा कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है। फिर उसका आउटपुट क्या करेगा, वो 0-1 से वापस लैंग्वेज प्रोसेसर को देगा, और लैंग्वेज प्रोसेसर अगेन हमारी लैंग्वेज जो हमारी पाइथन होगी, जावा होगी, उसमें कन्वर्ट करके अगेन हमको रिजल्ट शो करेगा। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। अगला है यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर। देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में हम बाहर से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड करते हैं ना, उनको चलाने के लिए एक डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके कंप्यूटर में आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है और कुछ डेटा का प्रिंटर लेना है। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, इसका आपको प्रिंटर लेना है। अब प्रिंटर कनेक्ट करा तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं लेगा, वो क्या होता है, उस प्रिंटर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी उस प्रिंटर से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है और उसी डिवाइस ड्राइवर के साथ कनेक्ट होकर आपको आउटपुट स्क्रीन पर या किसी भी हार्ड कॉपी में या जिससे भी आपको रिजल्ट शो करना है, वो बढ़िया से आपको आउटपुट शो करेगा। बायोस सेटिंग के बारे में हम कंप्यूटर की सारी छानबीन कर चुके हैं। अगर आपको बायोस सेटिंग के बारे में जानना है तो हम अगले लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अब ये लेक्चर बहुत ही लेंदी होने वाला है, तो इसको थोड़ा टाइम कम करते हैं और फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। बायोस को बहुत ही अच्छे से एक अलग से लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में हमने बांट लिया। एक तो होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस जो हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो जनरल पर्पस होता है ना, वो हर एक के लिए यूज में होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों के लिए या पूरे दुनिया के लिए एक एप्लीकेशन बना दिया, तो उसको पूरी दुनिया ही यूज कर सकती है। लेकिन जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बनवा लिया, मान लीजिए कि मुझे रिचार्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन बनवा ली, और वो एप्लीकेशन सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ, या सिर्फ मेरे जो करीबी हैं, जिनको मैंने परमिशन दिया, जिनको मैंने शेयर किया, वही यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए या पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है।
अगला समझते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का थर्ड भाग है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हमने बढ़िया से यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया है, इसके साथ ही आप समझ जाओगे। एंटीवायरस आपने सुना होगा, आपके मोबाइल में भी एंटीवायरस आता है, आपके कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप में भी एंटीवायरस आता है। अब ये एंटीवायरस बेसिकली क्या करता है, एंटीवायरस क्या करता है, जितने भी थ्रेड्स होते हैं, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी आपके कंप्यूटर या आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो कमी होती है, उन कमी की भरपाई करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड फाइल्स बनाई जाती है, प्रोटेक्टेड इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, वो होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, बेसिकली आपके कंप्यूटर में जो भी गलत एक्टिविटी होने वाली होती है उनसे बचाने के लिए या उनको आपको इन्फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर देगा या उससे आपको बचाएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी गलत साइट के ऊपर विजिट करने जा रहे हैं तो आपका एंटीवायरस आपको वार्न करेगा कि यहाँ मत जाओ, ये गलत साइट है। आपने कुछ पिक्चर डाउनलोड किया तो उसके ऊपर भी आपको कुछ अगर कोड वगैरह दिख रहा है, अगर आपका एंटीवायरस अच्छा वाला है तो वो आपको बराबर, अगर उस इमेज में कुछ मिस्टेक्स है, कुछ थ्रेड है, कुछ मान लीजिए किसी हैकर ने आपको शेयर किया है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि इस इमेज को डिलीट कर दीजिए, ये आपके कंप्यूटर के लिए सही नहीं है। तो ये काम करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब आपके कंप्यूटर को बेसिकली बचाने का या सेफ रखने का काम करते हैं, या सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को पहले आपने समझ लिया होगा कि फाइल क्या होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में रख दो वो एक फाइल हो जाएगी। जैसे आपकी एक इमेज होती है वो भी एक फाइल है, और मान लीजिए कुछ टेक्स्ट आपने कहीं पर लिख दिया वो भी एक फाइल है, आपने कुछ वॉइस कहीं पर रिकॉर्ड कर लिया वो भी एक फाइल है, आपने एक डांस किया उसका एक वीडियो बना लिया वो भी एक फाइल है। तो जो डेटा है उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। अब वो फॉर्म जो है वो एक फाइल है। अब उस फाइल को किसे मैनेज कर सकते हो आप, वो है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में पहली चीज़ें यहाँ पर देखिए, पहले इनको रीड कर लेते हैं, देन मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा, उसको अपडेट कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, उसको सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो, उसका रिकवरी ले सकते हो कंप्यूटर में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अब समझाता हूँ। एक फाइल होती है नॉर्मली, आप उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपने कुछ डेटा उसमें छोड़ दिया, कुछ लिखना भूल गए। मान लीजिए आप कुछ बुक लिख रहे थे, बुक में मान लीजिए 10-12 लाइन आप लिखना भूल गए या मिस हो गई आपसे गलती से, तो वो सारी लाइंस आप बाद में उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये काम होता है, ये भी फाइल मैनेजमेंट है। आप फाइल को कैसे सेफ रख सकते हो, मान लीजिए कि आपको एक फाइल शेयर करना है किसी कंपनी के ओनर को। ठीक है, अब ये फाइल किसी 2-3 लोगों के बीच से होते हुए जाएगी। अब 2-3 लोगों के बीच से होते हुए जा रही, मान लीजिए कि आपके जो पहचान के उसको फाइल दी, देन सेकेंडरी पर्सन को दी, देन थर्ड पर्सन को दी, ऐसे होते हुए होते हैं कंपनी के ओनर के पास जाएगी। अब आपका उस फाइल के अंदर मान लीजिए बैंक डिटेल्स है। ठीक है, अब आपकी बैंक डिटेल्स इन 4 लोगों के पास भी चली गई, क्योंकि ये फाइल को तो खोल के देखेंगे। आजकल ह्यूमन ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं है कि किसी और का डेटा है तो ओपन नहीं करना, वो देखेगा। अब वो देखेगा तो आपकी जो डिटेल्स है या आपकी जो प्राइवेसी है वो तो चली गई, क्योंकि आपकी जानकारी तो किसी और के पास चली गई ना। तो इससे बचने के लिए आप फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दो। अब फाइल के ऊपर जैसे ही आपने पासवर्ड लगाया बैंक डिटेल्स के ऊपर, या आपकी जो भी फाइल थे उसके पासवर्ड लगा दिया, अब ये 4 लोग तो उसको खोल नहीं पाएंगे, और ये 4 लोग आपसे पासवर्ड पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि इनको उस फाइल का काम नहीं है। तो ये फाइल आगे बढ़ाते जाएंगे, शेयर करते हुए जाएंगे। जब कंपनी के ओनर के पास ये फाइल चली जाएगी तो वो क्या करेगा, देखेगा कि यार ये फाइल तो प्रोटेक्टेड है, इसमें पासवर्ड लगा, देन वो आपको कॉल करेगा और पासवर्ड पूछेगा कि अच्छा इसका पासवर्ड क्या है, तो आप उसको पासवर्ड बता सकते हो। तो ये क्या हुआ, आपकी फाइल एक सेफ जोन में गई, और जहां पर ओपन होना था उसने वहीं पर ओपन हुई, क्योंकि आपने ओनर को पासवर्ड बता दिया, उसने खोल के देख ली बैंक डिटेल्स, और जहां पे उसको एंट्री करना था ऑफिस के डेटा में वहां पर उसने कर दी। तो ये होता है एक फाइल मैनेजमेंट। और क्या कर सकता हूँ, आपकी जो भी फाइल्स है उसको सेफ जोन में रखने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी डेटा आपका फाइल से जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आप हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में रखें, प्राइमरी में कभी नहीं रखना चाहिए। प्राइमरी में रखने के नुकसान क्या है, लॉन्ग टर्म डेटा आप सेफ जोन में नहीं रख रहे हो, मतलब आपका डेटा कभी भी कुछ भी वो डेटा इरेज हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या कंप्यूटर की कुछ भी अगर एरर आती है, कुछ भी सिस्टम में थ्रेड्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ इशू आता है, तो उसकी वजह से आपका सारा डेटा डिलीट हो सकता है। अब इससे बचने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपका डेटा है तो मोबाइल के अंदर कितने भी इशू आ जाए, आपके सेकेंडरी मेमोरी से कभी भी डेटा डिलीट नहीं होगा। ये भी होता है एक फाइल मैनेजमेंट या फाइल को सेफ जोन में रखने का तरीका। तो आई होप कि आपको फाइल मैनेजमेंट पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा।
और यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं, इतना काफ़ी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मॉनिटर। लास्ट हमारा जो लेक्चर था कंप्यूटर बेसिक का पार्ट 1, उसमें भी हमने मॉनिटर को बहुत ही अच्छे से समझा था, लेकिन एक ने कमेंट किया कि सर अगेन एक्सप्लेन करो। तो हमें क्या है, हम अगले लेक्चर में और डिस्कस कर देंगे। तो आपकी कमेंट की यहाँ पर सराहना की जाती है और यहाँ पर आपके क्वेश्चन को पूरी तरह से अगेन एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज मॉनिटर। देखिए मॉनिटर की पहले यहाँ पर डेफिनेशन अच्छी लिखी है, तो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, जो आपका मॉनिटर है कंप्यूटर का, वो एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर के द्वारा या तो उसको दे रहे हो या तो उससे ले रहे हो, उनको डिस्प्ले करने का काम करता है। अ मॉनिटर यूजुअली कंप्राइज द विजुअल डिस्प्ले, सर्कुलेटरी कैशिंग एंड पावर सप्लाई। मतलब इसमें आपको बढ़िया से डिस्प्ले मिल जाएगी जिसपे आप कुछ भी चित्र देख सकते हो, या आप जो इनपुट दे रहे हो, मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हो, आप टाइप कर रहे हो तो कीबोर्ड के साथ कर रहे हो, लेकिन आपने सही टाइप किया या गलत टाइप किया ये आपको थोड़ी पता चलेगा। तो उसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता है कौन, मॉनिटर, कि आपने ये टाइप किया, ए टाइप किया, बी टाइप किया, सी टाइप किया, जो भी टाइप करना है। अजय टाइप करना था, मान लो आपने डबल जे दबा दिया नॉर्मली, जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे दबाना था ए जे वाई और मैंने यहाँ पर दबा दिया ए डबल जे ए वाई। ठीक है, अब ये मैंने मिस्टेक की है सेकंड वाले वर्ड में अजय लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक मुझे कौन दिखाएगा, ये डिस्प्ले दिखाएगा। अगर डिस्प्ले को हटा दो तो आप क्या अजय डायरेक्टली मतलब लिख तो दोगे, ठीक है, नॉर्मली छोटा वर्ड है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 15-20 लाइन लिखना है या ज़्यादा डेटा लिखना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक कर दी। तो इसको दिखाने का काम ये कौन करेगा, डिस्प्ले करता है। ठीक है, और डिस्प्ले आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले पर जैसे मैंने कहा कि आउटपुट डिवाइस है, तो आप जितनी भी चीज़ें देखना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर की वो सारी देख सकते हो। मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी है वो देखना चाहता हूँ, तो वो कहाँ देखूंगा, वो डिस्प्ले के अंदर देखूंगा। ठीक है, अब फंक्शन तो अंदर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे होंगे, लेकिन वो शो कहाँ होगा, वो मॉनिटर पे शो होगा। मान लीजिए कि मुझे किसी वीडियो को प्ले करके देखना है, मान लीजिए मैंने 10 साल पहले डांस किया था, उसका वीडियो मुझे देखना है, तो वो भी काम मुझे शो होगा डिस्प्ले पर। किसी भी इंफॉर्मेशन को, आप तो ये मान लीजिए कंप्यूटर की किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप चाहते हो डिस्प्ले करना या देखना विजुअली, ठीक है, एक मान लीजिए कि हेडफोन से सुन लिया, कोई ऑडियो आया तो उसको सुन सकते हो, लेकिन कोई वीडियो शेयर कर दिया तो वो डिस्प्ले या मॉनिटर के बिना आप देख नहीं सकते। ठीक है, वो प्ले ही नहीं होगा हालांकि। तो मॉनिटर जो होता है ना, वो सिर्फ आपका आउटपुट डिवाइस है जो आपको दिखाने का काम करता है। अब कंप्यूटर और मॉनिटर में थोड़ा अंतर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अगर बात चली रही है तो। जो आपका सीपीयू होता है ना, जैसे मान लीजिए पीसी है, पीसी में एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू है, दोनों पावर से कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू भी आपका और मॉनिटर भी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे बहुत सारे जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं उसको ये लगता है कि मॉनिटर में भी कुछ ना कुछ होता है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मॉनिटर में कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी एक्शन या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म या कंप्लीट नहीं होते। जो भी आप इनपुट करते हो, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, जो भी आप प्रोसेस करने के लिए देते हो कंप्यूटर को, जो भी आप आउटपुट चाहते हो या कंप्यूटर आपको आपके इनपुट के आधार पे आउटपुट देता है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर कंप्लीट होती है, प्रोसेस होती है, सीपीयू के अंदर। मॉनिटर के अंदर कुछ भी काम नहीं होता। मॉनिटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो भी आपने इनपुट दिया है, जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी आपको आउटपुट आना चाहिए या आ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ दिखाने का काम मॉनिटर करता है। इसके अलावा मॉनिटर का कोई काम नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बढ़िया से मॉनिटर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जिसने यहाँ पर कमेंट किया था उसको भी अच्छे से यहाँ पर उसका आंसर मिल चुका होगा। अब यहाँ पर 12 क्वेश्चन हमारे अगेन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगले लेक्चर्स में आगे का क्वेश्चन और कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या करना चाहिए कि एक एक टॉपिक को चूज करके यहाँ पर एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर लेक्चर में भी 1 घंटे का 1.5 घंटे का हो चुका था। ठीक है, और ये लेक्चर में भी 1 घंटे के आसपास तो जाएगा। तो ये जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है ना, उसके हिसाब से जो हमारे लेक्चर का टाइमिंग है वो बढ़ता जा रहा है। और इस हिसाब से कंप्यूटर बेसिक जो बच्चे लर्न करने आ रहे हैं, अगर बच्चे आ रहे हैं नॉर्मली तो ठीक है, वो बच्चे तो पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बड़े आते हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज लेवल का है या कॉलेज में भी बिगनर है कंप्यूटर फील्ड में, तो अब उसके पास पेशेंस नहीं है, तो वो इतने टाइम तक वीडियो को नहीं देखता है। तो उसको पर्टिकुलर एक टॉपिक चाहिए कि मुझे क्या सीखना है, मान लीजिए कंप्यूटर सीखना है
या स्टोरेज डिवाइस सीखना है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस सीखना है, या कीबोर्ड सीखना है, या मदरबोर्ड क्या होता है, ये चीज़ें सीखना है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को देखना चाहता है, वो पूरा कंप्यूटर बेसिक नहीं देखना चाहता, उसके पास पेशेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा लेक्चर देखना है, एक एक चीज को। अगर आप मान लीजिए अभी तो सीख रहे हो ना, तो आपको कंप्यूटर की सारी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर का बहुत डीपली नॉलेज लेना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर में मास्टर बन पाओगे। और आगे इसी फील्ड में अगर फ्यूचर बनाना है तो हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखो, हर एक चीज को सीखो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।